पिछले पार्ट में हमने देखा कि 9 लोग विमान दुर्घटना से बच गए थे, लेकिन वे एक सुनसान उष्णकटिबंधीय जंगल में फंस गए। आने वाले हर दिन के साथ कोई न कोई रहस्यमय तरीके से मरने लगा। चौथे दिन तक पायलट और एयर होस्टेस सहित मरने वालों की संख्या 3 हो चुकी थी। कैंप का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया था और हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। नई नवेली दुल्हन एमी ने दयालुता से मोटी महिला को सांत्वना दी ताकि वह अपने पति की मौत का ज्यादा दुख न मनाए, क्योंकि वह सिर्फ एक साधारण दुर्घटना थी। लेकिन लीसा ने उसे भोली और नासमझ कहा। उसके अनुसार दाढ़ी वाला आदमी निश्चित रूप से हत्या का शिकार हुआ था और हत्यारा कैंप के अंदर ही छिपा है। वह सब पर शक करती है और कहती है कि इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर जैक झूठा है। डॉक्टर केविन ने पायलट की मौत का कारण बना। रेसलर कार्लोस कम बोलता है लेकिन बहुत चालाक है। सोनिया अपने अतीत के बारे में नहीं बताना चाहती, लेकिन जहरीले मशरूम पहचानती है। यहाँ तक कि एमी का पति आदन भी लीसा की नजर में अच्छा इंसान नहीं है। उसके मुताबिक अमीर लड़की का गरीब लड़के से प्यार कभी अच्छे अंत तक नहीं पहुँचता। एमी गुस्से में कहती है कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। लीसा हंसते हुए कहती है कि तुम प्यार के बारे में कुछ नहीं जानती। यह सुनकर एमी पूरी तरह भड़क जाती है, लेकिन लीसा की बातें उसके दिल में गहराई तक चुभ जाती हैं। एमी अकेले जंगल में शांति पाने जाती है, लेकिन वहाँ उसे फिर वही काली परछाई दिखाई देती है। इस बार वह साफ देखती है कि वह एक हुड पहने आदमी है। मुड़ते ही वह अपने पति आदन से टकरा जाती है। आदन पूछता है कि उसने लीसा से क्या बात की। एमी कुछ पल हिचकिचाती है और फिर अपने शक को छिपा लेती है। दूसरी ओर कार्लोस आखिरकार लोकेटर के लिए एंटीना बना लेता है। अब बस उसे सबसे ऊंचाई पर लगाना है ताकि बाहरी दुनिया को उनका सिग्नल मिल सके। लेकिन जब पहाड़ पर जाने वाले व्यक्ति को चुनने की बात आती है तो सभी के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है। लगातार हो रही मौतों के कारण कोई भी अकेले कैंप छोड़ने को तैयार नहीं है। लीसा के भड़काने पर जैक अंत में फैसला करता है कि वह कैंप में ही रहेगा और निगरानी करेगा, और लोकेटर लगाने का काम कार्लोस, केविन और सोनिया पर डाल देता है। तीनों एक दूसरे पर नजर रख सकते हैं ताकि अगर उनमें से कोई हत्यारा भी हो तो वह कुछ गलत करने की हिम्मत न कर सके। कार्लोस आदत के मुताबिक अपने मुंह में च्यूइंग गम डालता है और जमीन पर फेंका गया उसका रैपर सोनिया का ध्यान खींच लेता है। उसे याद आता है कि जब वह पहले विमान के सामान की देखभाल कर रही थी तो अलमारी में रखा खाना अचानक आधा कम हो गया था और उनमें यही ब्रांड का च्यूइंग गम भी था। इसमें कोई शक नहीं कि रात में सामान चुराने वाला इंसान कार्लोस ही है, लेकिन सोनिया इस बात को किसी से नहीं कहती। एक खड़ी चट्टान के पास पहुंचते ही सोनिया को डर लगता है कि कहीं कार्लोस फिर कोई चाल न चले, इसलिए वह खुद ही आगे बढ़कर लोकेटर उठाने में मदद करने की बात करती है। तीनों तेज धूप में एक के बाद एक पहाड़ पार करते हैं। जब वे सबसे ऊंचे स्थान के करीब पहुंचते हैं तो अचानक सोनिया का पैर फिसल जाता है और वह लगभग खाई में गिर जाती है। अच्छी बात यह होती है कि केविन उसे पकड़ लेता है, लेकिन लोकेटर पास की चट्टानों के बीच फंस जाता है। सोनिया जानती है कि यही उनकी बचने की आखिरी उम्मीद है, इसलिए वह हिम्मत करके एक हाथ से उसे पकड़ लेती है। कार्लोस और केविन मिलकर मानव सीढ़ी बनाते हैं और पूरी ताकत लगाकर सोनिया को ऊपर खींच लेते हैं। इस घटना के बाद तीनों के बीच भरोसा काफी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर अभी किसी ने भी धोखा दिया होता तो लोकेटर कभी वापस नहीं मिल पाता। कुछ ही देर में वे आखिरकार सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अफसोस वहाँ भी मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं मिलता। अब उन्हें सिर्फ कार्लोस के बनाए लोकेटर पर ही उम्मीद रहती है। वह एंटीना का एक सिरा टर्मिनल से जोड़ता है और लोकेटर की लाइट लंबे समय बाद जल उठती है। कार्लोस बताता है कि इसका मतलब है कि लोकेटर सिग्नल भेज रहा है और जल्द ही रेस्क्यू टीम उनकी लोकेशन तक पहुंच जाएगी। शाम होने लगती है तो वे लोग वापस कैंप लौटकर मदद का इंतजार करने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर पहाड़ के नीचे जैक अकेले ही शिकार कर रही लीसा के पास पहुंचता है। लीसा अब भी उससे सतर्क रहती है और उसे चेतावनी देती है कि वह 2 मीटर की दूरी से ज्यादा करीब न आए। जैक का रवैया साफ था कि वह लीसा से अपनी दुश्मनी खत्म करने की विनती करता है, क्योंकि इस हालात में सबको एकजुट रहना होगा। लीसा भी यह बात समझती है, इसलिए वह एक अहम बात बताती है कि एमी ने कभी कहा था कि कैंप के बाहर कोई और भी है जो उन पर नजर रख रहा है। इसी बीच आदन लगातार एमी से पूछ रहा था कि लीसा ने तुमसे आखिर क्या कहा है। एमी जवाब नहीं देती, बल्कि उसे अचानक एक बात याद आती है। आदन ने कहा था कि वह एक किताब लिख रहा है, लेकिन इतने समय में उसने उसे एक शब्द भी लिखते नहीं देखा। जैसे ही यह सवाल उठता है तो आदन का व्यवहार बदल जाता है। वह गुस्से में पूछता है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो। एमी डर जाती है और आखिरकार लीसा की सारी शंकाएं उसे बता देती है। ये सुनकर आदन पूरी तरह भड़क जाता है और उसे खरी खोटी सुनने लगता है। इसी बीच अचानक एमी के सिर में तेज दर्द होने लगता है और वह आदन को इशारा करती है कि वह विमान से दवा लेकर आए। उनकी बातचीत से पता चलता है कि एमी काफी समय से कोई दवा ले रही है। जैसे ही आदन वहां से जाता है तो एमी जिज्ञासावश उसका वॉलेट खोलकर देखती है और अंदर उसे कई अलग अलग पहचान के नाम वाले विजिटिंग कार्ड मिलते हैं। एमी को साफ हो जाता है कि यह किसी पेशेवर ठग की पहचान है। यह सच समझते ही एमी के दिमाग में कई ख्याल आने लगते हैं, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती और बस मन ही मन शक करती रहती है। अपने हाल ही में शादी किए पति को देखकर उसे अब वह बिल्कुल अजनबी लगने लगता है। उधर आदन भी अब ज्यादा छुपाने की कोशिश नहीं करता और उसका व्यवहार पूरी तरह बदमाश जैसा हो जाता है। वह जैक की बातों को नजरअंदाज करते हुए विमान से शराब निकाल लाता है और बिना किसी परवाह के पीने लगता है। एमी ये सब देखकर टूट जाती है और अकेले में जाकर चुपचाप रोने लगती है। तभी अचानक वही हुड पहने आदमी फिर से दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है तो वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। इसी समय आदन वहां पहुंच जाता है। एमी उसे अभी अभी देखी उस अजीब घटना के बारे में बताती है
कि वह आदमी शायद विमान दुर्घटना के समय से ही उसका पीछा कर रहा था। लेकिन आदन उसके बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और उसे लगता है कि एमी को भ्रम हो रहा है। ये बात एमी को पूरी तरह गुस्से में भर देती है। वह तुरंत अपनी जेब से विजिटिंग कार्ड निकालती है और आदन से पूछती है कि ये अलग अलग पहचान क्या है। आदन चुप हो जाता है और उसके पास कोई जवाब नहीं होता। जो भी सफाई वह देता है तो एमी को सब झूठी और कमजोर लगती है। उधर सोनिया, कार्लोस और केविन पहाड़ से वापस कैंप लौट आते हैं। जैसे ही सबको पता चलता है कि लोकेटर काम कर रहा है तो सभी बहुत खुश और उत्साहित हो जाते हैं। जब लीसा का बनाया हुआ मांस तैयार हो जाता है तो डॉक्टर केविन एमी और आदन के पास जाकर कहता है कि जो भी बात है पहले खाना खा लो फिर बात करना। रात हो चुकी थी और अब साफ था कि रेस्क्यू टीम अंधेरे में नहीं आएगी। इसका मतलब अब सबको एक और रात वही गुजारनी होगी। धीरे धीरे सभी लोग सो जाते हैं लेकिन अचानक आदन की आंखें खुल जाती हैं। उधर रेसलर कार्लोस हमेशा की तरह अकेले में जाकर अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। थोड़ी देर आराम करते समय वह अपनी पिछली रेसलिंग मैच की वीडियो देखता है और उसकी सोच वापस उसी रोमांचक मैदान में चली जाती है। आमतौर पर शांत रहने वाला कार्लोस जैसे ही अपना रेसलिंग मास्क पहनता है तो वह फैंस के लिए एक खतरनाक योद्धा बन जाता है। उस वक्त वह बिल्कुल अलग इंसान लगता है। जितना जोर से दर्शक चिल्लाते हैं तो वह उतना ही ज्यादा उग्र और खतरनाक बन जाता है। लेकिन इस बार उसका मुकाबला एक ऐसे प्रतिद्वंदी से था जो उससे पूरे 10 किलो भारी था। नतीजा साफ था कि कार्लोस बुरी तरह जमीन पर गिराया गया और बेहोश हो गया। इसी दौरान उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और वह वीडियो देखना बंद कर देता है। फिर वह जेब से चोरी की हुई चॉकलेट निकालता है ताकि अपनी ऊर्जा वापस पा सके। अपने उस प्रतिद्वंदी से बदला लेने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे उसे गलत काम ही क्यों न करना पड़े। जब कार्लोस अपनी दूसरी ट्रेनिंग पूरी करता है तो उसे अचानक महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह मुड़कर देखता है तो एक काले कपड़े पहने आदमी खड़ा है जिसने उसके ही रेसलिंग मास्क को पहन रखा है। अचानक कार्लोस शरीर में ठंडक सी दौड़ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मुकाबले में उसे हराया गया था। कार्लोस फिर से जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, लेकिन इस बार वह कभी नहीं उठता। अगली सुबह सभी लोग देखते हैं कि कार्लोस गायब है। वे आसपास काफी खोजते हैं लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। लीसा तुरंत कह देती है कि कार्लोस की हत्या हो चुकी है। उसकी बात सुनकर सबके मन में डर बैठ जाता है। जब जैक खोज का दायरा बढ़ाने की बात करता है तभी डॉक्टर केविन सबको याद दिलाता है कि इससे भी ज्यादा जरूरी यह बात है कि अभी तक रेस्क्यू टीम क्यों नहीं आई। लेकिन किसी को नहीं पता होता कि पहाड़ की चोटी पर लगाया गया लोकेटर किसी ने काट कर खराब कर दिया है। इधर नीचे मौजूद लोग दो दो के समूह में अलग अलग दिशाओं में कार्लोस को ढूंढने निकल जाते हैं। सिर्फ जैक वहीं रुक जाता है और उसे एमी की बात याद आती है कि कोई उन सब की हर हरकत पर नजर रख रहा है। जैक को शक होता है कि शायद विमान में कोई महत्वपूर्ण चीज छिपी है। वह और एक साथी मिलकर पूरे विमान को छान मारते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। अब वे हत्यारे के मकसद को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। कुछ देर बाद बाकी लोग भी खाली हाथ लौट आते हैं। रेस्क्यू टीम अभी तक नहीं आई होती। डॉक्टर को शक होता है कि शायद लोकेटर खराब हो गया है, इसलिए वह सोनिया के साथ वापस पहाड़ पर जाकर जांच करने का फैसला करता है। नीचे बाकी लोग छाव में आराम करने लगते हैं। तभी जैक अचानक आंख खोलता है और चुपके से जंगल की ओर चला जाता है, लेकिन उसकी हर हरकत लीसा देख लेती है। उधर सो रही एमी अचानक किसी की हल्की आवाज से जाग जाती है। वह हिम्मत करके आग से एक जलती हुई लकड़ी उठाती है और धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ती है। कुछ ही देर में वह फिर उसी हुड पहने आदमी को देखती है। जैसे ही उसे लगता है कि वह आदमी उस पर हमला करने वाला है तभी एमी बिना सोचे समझे उस पर वार कर देती है। लेकिन अगले ही पल वह देखती है कि घायल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति आदन है। और तभी केविन और सोनिया आधे पहाड़ तक पहुंच चुके थे। थोड़ा रुककर पानी पी ही रहे थे कि उन्होंने दूर आसमान में बहुत सारे कौवों को मंडराते देखा। दोनों तुरंत रास्ता बदलकर जंगल की ओर बढ़ते हैं। जब वे उस जगह पहुंचते हैं तो आखिरकार उन्हें कार्लोस की लाश मिलती है। वे यह बुरी खबर लेकर कैंप लौटते हैं। उधर यह भी पता चलता है कि एमी ने आदन को घायल कर दिया है, जिससे एमी सबसे बड़ी संदिग्ध बन जाती है। घाव पर पट्टी बंधवाने के बाद आदन अपनी पत्नी का बचाव करता है। वह बताता है कि बचपन में उसने एक भयानक आतंकी हमला देखा था जहाँ एक हुड पहने आदमी ने उसकी टीचर को उसकी आंखों के सामने गोली मार दी थी। उस घटना के बाद से एमी डिप्रेशन में चली गई और आज तक वह शांत करने वाली दवाइयां ले रही है। लेकिन यह कहानी एमी को निर्दोष साबित नहीं करती, बल्कि कहीं न कहीं यह दिखाती है कि उसके अंदर हिंसक प्रवृत्ति हो सकती है। अगर पायलट और दाढ़ी वाले आदमी की मौत को दुर्घटना मान भी लिया जाए तो कार्लोस के पूरे शरीर पर पड़े घाव साफ बताते हैं कि उसकी हत्या हुई है। सोनिया उलझन में पड़ जाती है कि अगर हत्यारा एमी नहीं है तो फिर कौन है। वही जैक इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित है कि हत्यारे का मकसद क्या है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि विमान के ऊपरी हिस्से बहुत बड़ी मात्रा में सफेद पाउडर छिपा कर रखा गया है। असल में यह पूरा विमान व्हाइट शुगर से भरा हुआ है। संभव है कि कोई इन व्हाइट शुगर को अकेले पाने के लिए बाकी सभी बचे लोगों को खत्म करना चाहता हो। एमी को शक होता है कि कोई बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन अगर हत्यारा कैंप के अंदर ही है तो सबसे बड़ा शक आदन पर जाता है। हो सकता है कि उसे शुरू से ही व्हाइट शुगर के बारे में पता हो या फिर उसने बाद में गलती से यह राज जान लिया हो। हालांकि बाकी लोगों के व्यवहार को देखकर उन पर भी थोड़ा बहुत शक किया जा सकता है। फिलहाल साफ दिल वाली लीसा और भोली एमी ही ऐसी लगती है जिन पर सबसे कम शक होता है।